नामकरण के बारे में अपनी बात पूरी हो गई थी लगभग, और उस पर खूब एक्सरसाइज अपन जब अपनी ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट हो जाएगी विधिवत रूप से तब करेंगे। अब अपन सिलेबस को बढ़ाते हैं आगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो लेसन सबसे पहला आपके आता है, बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आप लोगों को मैंने बताया था कि आर समूह हो या फेनिल समूह हो, NO2 और हेलोजन। हेलोजन का मतलब हो गया इसमें FCl BrI, OR समूह हो, ये सारे के सारे समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। इसीलिए देखिए यहां मैंने पहले लिखा हेलो। साल की शुरुआत करते हैं अपन 12th की, तो हेलो से शुरू कर रहे हैं। या हेलो किसके लिए है? हेलो है हेलोजन के लिए, और हेलोजन का हमेशा हेलो समूह है। पूर्वलग्न इसलिए लगता है क्योंकि क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं है, ये तो प्रतिस्थापी समूह माना जाता है, और जब प्रतिस्थापी समूह माना जाता है तो उनका सदैव पूर्व लगन लगता है। इसलिए जो लेसन का नाम है हेलो एल्केन, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन एक ही हटा तो सीधा ये हेलो एल्केन होगा ही होगा। एक से ज्यादा हट गए, 2 हट गए, आगे होता है केमिस्ट्री में 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और उससे ज़्यादा होने पर पॉली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा संख्या ही है। जैसे आप गणित में 1 2 3 4 बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपको उनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे बोलना है। ज़्यादा होने पर पेंटा हेक्सा होता है, लेकिन उनको सामान्यतः अपन पॉली शब्द से बोल देते हैं उनके लिए। हेलो एरीन। अब देखिए एरीन किससे बना? एरोमेटिक यौगिक से बना, और एरीन का मैं बड़ा एक प्रचलित सदस्य बार बार बोला करता हूं, बेंजीन। इससे अभी आपको पता है यहां पर सब जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन यदि हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उस यौगिक को बोल देंगे हेलो एरीन। यानी ये तो एलिफेटिक के लिए होगा, ये एरोमेटिक के लिए, ऐसे समझ सकते हो आप। ये एल्केन का हेलो व्युत्पन्न है, ये एरीन का मतलब बेंजीन से समझ सकते हैं, उनका व्युत्पन्न होता है। जब अपन इनका नाम लेंगे तो बहुत ही स्पष्ट है, पूर्व लगन ही लगना है। पूर्व लगन है तो एक से अधिक यदि हेलोजन है, भाई बाई मान लीजिए Cl भी है, Br भी है, I भी है, तो अच्छे से याद, आप लोगों को याद है ना अभी भी कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, उसका स्थान बताना है, स्थान और पूर्व लगन के बीच हाइफन का चिन्ह लगाना है। वो सारे रूल वही होंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। अब बात ये आती है कि हम इनका वर्गीकरण कर दें। देखो वर्गीकरण के तो कई तरीके हैं, जैसे आप इनका वर्गीकरण करना चाहें तो एक वर्गीकरण बड़ा सिंपल हो जाता है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और एक आजकल जो प्रचलन में आता है वो संकरण। संकरण किसका? यहां पर ऐसे एक बार मैं लिखता हूं, संकरण के आधार पर। आपको पता है संकरण किसका देखना है? जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वह कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है।
हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, अभी मैं बोल रहा था आपको, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। तो ये तो आपको पता ही है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये हो गया आपके संख्या के आधार पर, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन। इससे भी ज़्यादा हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? पोली का। अब देखिए, जैसे मोनो हेलोएल्केन बोले अपन, मोनो हेलोएल्केन इसका भी एक बार मैंने आपको समझ से पहले ही बताया, 11वीं में भी आ जाता है, या फिर समझ सकते हैं CnH2n+1x, क्योंकि एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्किल का क्या हो जाएगा? CnH2n+1, इसलिए लिखा CnH2n+1। x की जगह क्या लिख सकते हो आप? x की जगह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आपको पता है 4 ही हेलोजन होते हैं, 7th वर्ग में होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। यदि अपन एक इसको और भी कर सकते हैं, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। अब कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर क्या हो जाता है? जैसे आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए, वैसे तो कार्बन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क भी होते हैं, लेकिन चूंकि चतुष्क कार्बन की चारों संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हुई होती है, तो वहां तो हेलोजन जुड़ नहीं सकता। तो यहां जब अपन लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसका अर्थ हुआ, ये हुआ प्राथमिक। और मैंने कहा था 1 डिग्री को P से व्यक्त कर सकते हैं, 2 डिग्री इसको अपन S से कर सकते हैं, ये द्वितीयक है, सेकेंडरी, जहां भी SEC लिखा है सेकेंडरी है। 3 डिग्री या T, इसको अपन कहते हैं तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये किसके आधार पर हुआ? कि किस प्रकार के कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। यदि वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, द्वितीयक से जुड़ा है तो 2 डिग्री, तृतीयक से जुड़ा है तो 3 डिग्री। चतुष्क कार्बन से कोई समूह नहीं जुड़ सकता। कार्बन नहीं जुड़ता है, आपको पता है, नाम ही उसका चतुष्क है, वह कार्बन जैसे 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। इसका मतलब हुआ कि कार्बन परमाणु के आधार पर एल्किल हैलाइड, खास तौर से अपन एल्किल, अब कोई कहते गुरुजी अभी तो हेलो एल्केन कह रहे थे, अब आप एल्किल हैलाइड कह रहे हैं, तो आपको पता है 2 नाम चलते हैं। वो साधारण नाम एल्किल हैलाइड है। साधारण नाम तो जैसे अपन लिख रहे हैं RX, इसको क्या बोल देंगे? एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है। और ये मैं बोल रहा हूं को IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन। इसका अर्थ हुआ एल्किल हैलाइड। सिर्फ एल्किल हैलाइड लिख रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसको IUPAC में क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्राथमिक कार्बन से जो जुड़ गया वो क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक से जुड़ गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक से जुड़ गया तृतीयक एल्किल हैलाइड। जैसे यदि आपको कहीं ये लिखा मिल जाए CH2X, देखिए CH2X लिखने का अर्थ यही है कि यह 1 डिग्री है, प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक। यहां पर ये लिख दिया CHX, तो आपको पता लग गया 2 डिग्री है। और यदि यहां लिख दिया CX, इसका मतलब 3 डिग्री है। ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख रहे हैं, ये अभिलाक्षणिक समूह कहलाते हैं। अभिलाक्षणिक समूह।
किसके अभिलाक्षणिक समूह है? प्राथमिक एल्किल हाइड्राइड का अभिलाक्षणिक समूह ये CH2X, द्वितीय क्या हो जाएगा CHX, और तृतीय का सिर्फ देखिए यहाँ मैंने एक ही बॉन्ड बनाया क्योंकि कार्बन की संयोजकता देख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मस्त सा काम है। कार्बन की 4 संयोजकता नहीं है, 4 है तो उसमें देखिए 2 और 1 3, ये चौथी रहेगी। यहाँ मैंने ये 2 संयोजकताओं में बता रहा है भाई, कार्बन की कितनी संयोजकता 4 है ना, 4 में से 2 बंधित है H से और X से, 2 रह गई, तो यहाँ R जुड़ सकते हैं, H जुड़ सकता है। ये 3 लिखा है यहाँ पर, 3 का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CHHX, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सर ये तृतीयक है, क्योंकि इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि कार्बन परमाणु के आधार पर, परमाणु के प्रकार के आधार पर, ये प्राथमिक है या द्वितीयक है, तृतीयक है, उसके आधार पर भी हम नाम लेते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइड्राइड, द्वितीयक एल्किल हाइड्राइड, तृतीयक एल्किल हाइड्राइड, और संख्या के आधार पर बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। और संकरण, देखिए संकरण एक शब्द आया था, आपको पता है कि ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण, ये 3 तो आप पढ़ चुके हैं। और संकरण के बारे में मैंने भी पिछले जो आपका क्लास ली उसमें बोला, लड्डू चक्की में मॉडल बोलता हूँ उसको। ये लड्डू चक्की क्या है? लड्डू चक्की का मतलब ये होता है कि अलग अलग ऊर्जा, देखिए S और P की ऊर्जा अलग अलग है, आपको ये तो पता है ना कि S की ऊर्जा सबसे कम होती है, ये क्रम पढ़ते हो आप, S P D F ऐसा पढ़ते हैं आप, S P D F, S की ऊर्जा कम है, P की उससे ज्यादा, D की उससे ज्यादा, F की सबसे ज्यादा। इनमें कार्बन के लिए जैसे आप बोलते हैं कि ये 1s2 2s2 2px1 2py1, कभी आप दिमाग लगाना इस बात को, 11वीं में बहुत स्पष्ट किया हुआ है ये बात कि यदि इसी स्थिति में यदि कार्बन बंध बनाता अतिव्यापन के द्वारा, और अतिव्यापन क्यों बोलता हूं, क्योंकि सह संयोजक बंध अतिव्यापन से बनते हैं, तो यहाँ 2s और 2p दोनों की ऊर्जा अलग अलग है। तो यदि बिना संकरण के या बिना किसी अन्य घटना के, संकरण नाम तो बाद में आया, तो 2 तरह के बंध होते हैं। कितने होते हैं? 2 तरह के। S कक्षक से अतिव्यापन वाला अलग ऊर्जा होगी, आपको पता है, P वाले से अलग ऊर्जा होती, लेकिन आपको पता है चारों बंध समान होते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कार्बन की चतुस्संयोजी संयोजकता होती है, 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है, सब बातें बोलते हैं ना आप लोग, चारों बंध एक जैसे बोलते हैं। ये एक जैसे आए कहां से? यही लड्डू चक्की है। sp3 का मतलब हुआ, संकरण की परिभाषा समझ लो आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। एक ही कोष के, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक ही कोष। अब कार्बन की बात करेंगे ना तो कार्बन का संयोजी कोष दूसरा है, यहां देखो दूसरा कोष है, एक ही कोष, दूसरा दूसरा दूसरा, यहां कौन सा कोष आ गया? दूसरा। के विभिन्न उपकोष, आहा समझ रहे हैं ना, विभिन्न उपकोष, ये S ये P, इनकी ऊर्जा अलग अलग है कि नहीं है? है, बड़ा इजी काम है। किसी भी कोष, एक ही कोष के विभिन्न उपकोष की ऊर्जा अलग अलग होती है, तो उपकोषों में जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होगी। ये कक्षक मिलकर के विलीन होकर के, विलीन शब्द बोलते हैं, विलीन का मतलब हो गया वो पहले वाली बात तो गायब और नए बन जाएंगे। जैसे आप समझिए इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप साथ साथ इसको समझते जाएं, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस नोट से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए जब sp3 संकरण की बात करता हूं तो मैं कई बार बोलता हूं ये S है, गोलाकार है, होता ना इसकी आकृति गोलाकार। P के 3 हो गए, px x अक्ष के अनुदिश, py y अक्ष के अनुदिश, और pz z अक्ष के अनुदिश। ये देखो ये 4 कक्षक है, इनकी ऊर्जा अलग अलग होगी, इसकी ऊर्जा अलग, इन तीनों की तो समान होगी। खैर 2px 2py 2pz समान होती है, इसीलिए तो हम बोलते हैं उनको समभ्रंश कक्षक। एक ही कोष के विभिन्न कक्षों की ऊर्जा, एक ही उपकोष के विभिन्न कक्षों की ऊर्जा समान होती है। लेकिन 2s और 2p की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये मान लीजिए 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, तो भाई 2s और 2p में लड़ाई होगी।
ये नहीं रोक सकता कोई। 2s की ऊर्जा कम होगी, 2p की ज़्यादा होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किसी में आता है, 2s में आता है। 2s भर जाए, पेट भर जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब किस में जाता है, 2p में जाता है। क्योंकि ऊर्जा के आधार पे तो नियम है ये, आप वो सिद्धांत और किसके आधार पर है, ऊर्जाओं के आधार पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। दरअसल अब ये 2s 2px 2py 2pz ये मैंने जो लिखा है, अभी तो इनकी s की और p की ऊर्जा क्या है, अलग अलग है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जो 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा समान हो जाएगी। समान होने का मतलब हुआ कि ये अब ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, पुनर्वितरण करके नए कक्षक बनाएंगे, नए वो तो नए कक्षक बनेंगे, उनको हम संकरित कक्षक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तभी आप कभी किताब में देखते होंगे कि ऐसे 1 2 3 और 4। अब बच्चे बोले गुरुजी ये क्या लोटड़ी सी बना दी 4, ये 4 लोटड़ी वाले कौन आ गए, ये कहाँ गए डम्बल, कहाँ गया गोला, ये कैसे होगा, गुंबड़ा सा कैसे होगा इनके। अरे भाई गोला और डंबल 1s और 3p मिलकर के ये 4 एक से है, एक से पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। इन चारों लोटड़ी वालों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा भाई। अब पहचानना मुश्किल हो गया, क्यों मुश्किल हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसको बोलेंगे तेरा नाम क्या लोटड़ी, वो कहता है मैं sp3 संकरित। तेरा क्या नाम है लोटड़ी, sp3 संकरित। अरे लोटड़ी वाला तेरा क्या नाम, sp3। अरे कोई लोटड़ी वाले बुरे मत मानना, लोटड़ी बहुत अच्छी होती है, भाग्यशाली लोगों की होती है। और 4 लोटड़ियां अब देखो एक से हो गई। और संकरण का मतलब यही होता है कि 2 या 2 से अधिक कक्षक परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके, ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब अब s नहीं, p नहीं, s की तो थोड़ी बढ़ गई, p की थोड़ी घट गई, आओ समान ऊर्जा स्तर के कक्षक बनाएं और संकरण कहलाएं। 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा स्तर कक्षक परस्पर विलीन होकर के समान ऊर्जा से, यहाँ 4 हो गए तो चारों समान ऊर्जा के कक्षक ही है sp3। इसलिए कार्बन से जब 4 बंध बनते हैं तो चारों बंध एक से होते हैं मजबूत। मीथेन में होते हैं ना जैसे CHHH, अब कहा कबड्डी, चारों एक से लोटड़ी वाले, ये तो संकरित कक्षक है। ये कैसे हैं, संकरित कक्षक है, इनकी ऊर्जा समान है। अब ये फिर मिलकर के चतुष्फलक की ज्यामिति बनाते हैं इस तरह से। जो आप लोगों ने 11th में से संरचना पढ़ी है ना, कि ये बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये 4 क्या मिल गए, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। ऑटोमेटिक है ये सिस्टम, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 कक्षक बने, चारों इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, उससे इनके जो केंद्र को मिलाओगे तो चतुष्फलक बनता है, इसीलिए इसकी ज्यामिति चतुष्फलक ये बोलते हैं। अब ये कार्बन यहाँ से फिर अतिव्यापन होता है। देखिए जैसे मीथेन बनाते हो ना आप, तो पहले संकरण होता है फिर अतिव्यापन होता है, ध्यान रखना, पहले संकरण फिर अतिव्यापन, और अतिव्यापन से ऐसे बंध बनता है। क्लियर? अब कोई कहते हैं गुरुजी ये लड्डू चक्की वाली बात कहाँ से ले आए आप, वो रह गई कई छोरों के जी में रह गई लड्डू चक्की। अरे लड्डू चक्की इसलिए बोलता हूं कि S मान लीजिए लड्डू है और P चक्की है। आजकल तो विवाह शादियों में अलग सिस्टम है भाई, आप लोगों को मिठाई कम पसंद है। हम लोग जब छोटे थे तो मिठाई कम मिलती थी, 8 भाई बहन थे, कहाँ से किसी का बुलावा आता, नूता आता, तो किसी का बारी आती, कब आती, कहीं आती नहीं आती, बहुत सीनियरिटी का मामला था भाई। तो जब विवाह शादियाँ होती थी फिर उसको बाणा आता था, बाणा मिठाई आती थी, कहने मतलब। अब मिठाई आ गई, अब उस मिठाई में मान लीजिए एक लड्डू आया, 3 चक्की आ गई, तो भाई भाई लड़ते फिर, वो कहता मैं लड्डू खाऊंगा, वो चक्की खाऊंगा, चक्की सो क्यों दी, लड्डू सो क्यों दी, क्या दी थी। तो लड्डू क्या था, गोलाकार S कक्षक, और चक्की क्या थी, P कक्षक। तो फिर क्या सोचे, तो माता जी क्या करती थी कि उन सबको इकट्ठा किया, चारों को
चारों को बनाया बोरा और नया पिंडिया बांध दिया। बोले ये पिंडिया रे, लोटड़ी वाला पिंडिया। अब बताओ ये लड्डू है या चक्की है? खाएगा तो लड्डू का स्वाद आएगा, चक्की का आएगा? दोनों का आएगा। लड्डू चक्की बोलते हैं, उसका स्वाद ही अलग, आइटम ही अलग हो गया। ऐसे ही sp3 संकरण हो, चाहे sp2 संकरण हो, चाहे sp हो, चाहे आगे sp3d, sp3d2, sp3d3 पढ़ेंगे, उनमें बन जाएंगे कक्षक। उनकी ऊर्जा समान है, इनकी ऊर्जा समान है। क्या है? इनकी ऊर्जा समान है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि कार्बन यदि 4 एकल बंध से बंधित है, चारों एकल बंध है, सिग्मा बंध है, तो sp3 है। ये बात मैंने पहले ही बताई, फिर रिपीट कर देता हूं कि यदि चारों सिग्मा है, 4 सिग्मा, या हो सकता है 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, या हो सकता है 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, तो इसमें 4 सिग्मा यदि है तो संकरण होगा sp3। यदि 3 सिग्मा और 1 पाई है तो संकरण होगा sp2, और यदि 2 सिग्मा और 2 पाई है तो संकरण हो जाएगा sp। ध्यान देना आप, ये संख्या याद रखें आप। इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वर्गीकरण है, पहला मैंने बताया हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण मैंने बताया कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, और तीसरा जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं संकरण के आधार पर। तो यहाँ चूंकि आपको पता है कि 2 तरह की संभावना है, मैं लिखा भी जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन को ये देखना है कि जहां जुड़ा है वो किस प्रकार का कार्बन है। किस प्रकार से मतलब कि वो sp2 है या वो sp3 है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा मिलेगा आपको sp3cx, और यहाँ कई जगह मिलेगा sp2cx। इसका मतलब ये तो है संकरण। ये sp3 दरअसल क्या है? ये sp3 तो है संकरण। यहाँ sp2 क्या है? संकरण। यानी ये कार्बन यदि हैलोजन, ये यहाँ से पता लगेगा, देखो आपको, यदि ये हैलोजन sp3 से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है sp3 कार्बन, मतलब sp3 से जुड़ा है, इसका मतलब है कि हैलोजन sp2 संकरित से जुड़ा है। 3 संभावना बनती है इसके अंदर। एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में जुड़ता है। दूसरा बेंजीलिक कार्बन, और तीसरा आता है एलिलिक कार्बन। तीन बोल रहा हूं मैं। एल्किल हैलाइड होगा, उसको अपन बोल देंगे बेंजीलिक हैलाइड, ऐसे बोल दो आप। हैलाइड यदि बोल रहे हैं तो बेंजीलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। एलिल हैलाइड भी बोलते हैं, इसको बेंजीलिक या बेंजील हैलाइड बोलेंगे। चलो, और sp2 किस में होगा? ये 2 में होगा, एरिल हैलाइड, और दूसरा होगा वाइनिल हैलाइड। एलिल हैलाइड या दूसरा कौन सा हो जाएगा? वाइनिल। अब देखिए, संकरण के हिसाब से sp3 संकरित अवस्था में है तो 3 संभावना है, 3 यौगिक हो गए, 3 प्रकार के यौगिक हो गए, 3 प्रकार के हैलाइड हो गए। एक एल्किल हैलाइड, एल्किल का सब जानते हैं, आर को बोलते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल बोलते रहते हैं आप लोग। और दूसरा बेंजीलिक, बेंजीलिक का मतलब आपको पता है, इस संरचना के लिए मैंने कई बार बता दिया, आप फिर याद कर लें, ये बेंजील है, इसको बोलते हैं बेंजील।
एलिलिक के लिए एलिल संरचना भी कई बार समझा दी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये संरचना क्या कहलाती है? एलिल। इसलिए एलिल के लिए बोलते भी हैं वह है कार्बन, कौन सा कार्बन? जो द्विबंधी कार्बन से जुड़ा है। उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? कि वो sp3 संकरित अवस्था में होना चाहिए। एलिलिक कार्बन किसे कहेंगे? एलिलिक कार्बन का अर्थ हुआ, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, यहां लिख देता हूं मैं, द्विबंध युक्त कार्बन से बंधित वह कार्बन जो sp3 संकरित अवस्था में हो। एलिलिक कार्बन कहलाता है। किसे कहेंगे? द्विबंध लिखा है, द्विबंध युक्त कार्बन से बंधित वह कार्बन जो sp2 संकरित अवस्था में होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है, एलिलिक कार्बन कहलाता है। जैसे ये जो मैंने लिखा, इसको मैं एलिलिक कार्बन क्यों बोल रहा हूं? अब आप समझ सकते हैं, द्विबंध युक्त कार्बन के पास वाला कार्बन है, और द्विबंध युक्त कार्बन के पास वाला कार्बन है, संकरण कैसा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 4 संयोजकता है, 4 संयोजकता है, इसका अर्थ हुआ यह sp3 संकरित अवस्था में है, इसलिए ये संरचना एलिलिक संरचना है। जैसे मान लीजिए इसके लिए आपको पूछ लिया, क्या बताओ एलिल कार्बन कौन सा है? तो देखो ये द्विबंध युक्त कार्बन है, इसके पास वाला ये है और इसके पास वाला ये देखो sp3 में ही है, ये दोनों एलिलिक है। द्विबंध युक्त कार्बन के पास वाला कार्बन, ये भी पास में आ गया, कैसे कहलाएगा? एलिलिक कार्बन कहलाता है। तो संकरण के हिसाब से यदि बात करें तो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है और हेलोजन उससे जुड़ा हुआ है, 3 प्रकार की संभावना होगी, एल्किल हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड, तीसरा एलिलिक हैलाइड। और यदि sp2 संकरित अवस्था में है तो एरिल हैलाइड और दूसरा हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। इसके भी अपन एग्जाम्पल करते हैं, आप थोड़ा इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अभी इसको आगे अपन नाम एग्जाम्पल से करते हैं। ये जो मैं आपको कह रहा था कि sp2 संकरण की बात हो रही है, कार्बन sp2 संकरित अवस्था में आए वो उधर वाला, तो 2 संभावना है, एरिल हैलाइड। अब देखिए बहुत से बच्चों के फिर दिमाग में नहीं आता, मैं इसको रिपीट करूंगा बार बार कि एरिल क्या होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है ये बेंजीन है और ये बेंजीन है। बेंजीन में फिर रिपीट कर देता हूं, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, ध्यान देना भाई, प्रत्येक कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी छौं के छौं sp2 संकरित अवस्था में है। इसलिए इसकी समतलीय ज्यामिति बताई थी, 120 डिग्री बंद कोण बताया था, यह अनुनाद भी प्रदर्शित करता है, यह अनुनाद के द्वारा स्थायी भी होता है। ये सब बातें अपन और भी करेंगे। अब यदि इसमें किसी कार्बन से आप जुड़े हुए एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो ही आप इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये फेनिल हो गया। ये क्या हो गया? इसको मैंने कई बार बता दिया, ये फेनिल है। अब देखिए इस फेनिल समूह का प्रत्येक कार्बन, प्रत्येक क्या हो गया sp2 संकरित अवस्था में। अब यहां यदि आपने हेलोजन जोड़ दिया, जिसको आप हेलो एरिन, ये जो शब्द बोल रहे हो,
हेलोएरिन कहते हैं। तो हेलोएरिन जब आप कहेंगे, जिसको आप एरिल हैलाइड कह रहे हैं, एरिल हैलाइड हेलोएरिन है, इसमें प्रत्येक कार्बन कौन सी संग्रहित अवस्था में भाई sp2 है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा एरिल हैलाइड संग्रहण के हिसाब से देखें तो हेलोजन कौन सी संग्रहित कार्बन से जुड़ रहा है, sp2 से जुड़ रहा है। अब चाहे इसमें मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, सारे ही फिर उसी कैटेगरी में आएंगे sp2 संग्रहित वाले में, क्योंकि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 संग्रहित अवस्था में होता है। एल्केन का प्रत्येक कार्बन sp3 संग्रहित अवस्था में होता है। ध्यान देना आप, एल्केन का प्रत्येक sp3 और बेंजीन का प्रत्येक sp2। वाइनिल के बारे में आपको पता ही है, संरचना, इसको अपन वाइनिल संरचना बोलते ही हैं। और इससे यदि कोई हेलोजन जुड़ जाए, इस यौगिक के बारे में बताया था मैंने आपको एक बार कि ये वाइनिल क्लोराइड है, और इस वाइनिल क्लोराइड का जो बहुलक होता है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड। एक नाम सुना पीवीसी पाइप वगैरह आते हैं। कल भी मैंने आपको एक आवर्त सारणी भेजी है, बहुत अच्छी बात भेजी, उसमें आपको भी उसको देखना कि भाई क्या है। दरअसल एक ऐसी आवर्त सारणी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कमरे के ताप पर तत्व कौन सी अवस्था में है, भौतिक अवस्था में, कमरे के ताप उसका रंग कैसा है, उसका उपयोग क्या है, मेजर जो उपयोग है, यूजेस, हर एलिमेंट्स के उसमें एक एक दो दो तीन तीन उपयोग दिए हुए हैं। जब भी आपको समय मिले, आपसे आग्रह रहेगा वो सारणी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा के उसको कमरे में लगा लो। देखिए एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, जो ही किसी तत्व का नाम आएगा आप उसको देखिए, जैसे क्लोरीन आया, फ्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन आया, तो आज आप जरूर देखें कि इसके क्या लिखे हुए थे उपयोग, या कार्बन आ रहा है उसका क्या लिखा है, हाइड्रोजन तो कहाँ है, किसको क्या सोर्स होता है, सारा उसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी एक पीरियोडिक टेबल आपको मैंने भेजी है, उसको आप जरूर अध्ययन करें, सारे करें, और उसको बार बार करेंगे, समय मिले तब। ऐसी चीज़ें होती है वो जो आप लोगों को जब समय मिले तब आप उसको देख सकते हैं, और फिर आप देखना कि आपको लगभग हर तत्व के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रहेगी, कंपटीशन में आपकी बड़ी यूजफुल रहेगी। अब देखिए कोई कहता है वाइनिल क्लोराइड एक ही यौगिक हुआ सर, फिर वाइनिल हैलाइड क्या है? अरे एक ही नहीं, और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा, और मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि इसके पास वाला कार्बन एलील है, देखो ये तो एलील है, लेकिन ये क्या है? वाइनिल है। यदि आपने यहां से ऐसे हटा दिया, ये क्या नाम हो जाएगा इसका? सिर्फ ये लिखते हो ये है साइक्लोहेक्सेन, और यदि यहाँ एक बॉन्ड बना दिया आपने, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ ये हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ये भी वाइनिल ही है, आप इसको देख सकते हैं। ये वाइनिल क्योंकि sp2 संग्रहित से जुड़ा हुआ है। वाइनिल में कार्बन किससे जुड़ा, कौन सा कार्बन होता है? sp2 संग्रहित अवस्था वाला। एलील में कौन सा होता है? उसके पास वाला। यदि वो sp3 संग्रहित में है तो वो एलील कार्बन कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यदि पास वाला भी sp3 संग्रहित अवस्था में नहीं हो तो उसको एलील नहीं कहेंगे। अब देखिए मोटे मोटे रूप में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड को कैसे बांटा। कुछ ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन पूछने पे उत्तर आता है, ये बताऊंगा। ऐसे रटना नहीं है कि कैसे बांटा, क्या बांटा, क्वेश्चन समझो आप। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्कीन या हेलोएरिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगभग सब बोल रहे हैं एक साथ कि सर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे ये यौगिक बोला आपने, आपको तो ये तो मोनो है, इसका क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। और आईपीएसी में क्या बोल देंगे? क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन।
अब यदि यही यौगिक आप ये बोलेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो डाई है, 2 हेलोजन है इसमें, तो ये तो डाइक्लोरोएथेन है। फिर उसको और करेंगे 1,1 डाइक्लोरोएथेन है। यदि ये बोलेंगे तो आप खुद कहेंगे सर ये तो क्लोरोफॉर्म है, और ये तो ट्रायल एल्केन है, 3 हो गए इसके अंदर, CCl फॉर्मूला। आप कहेंगे इसमें सर 4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, और टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, पायरीन इसका वैसे व्यापारिक नाम है। ऐसे ही आप एरीन में आप कहें सर ये तो मोनो हेलोएरीन है, क्लोरोबेंजीन है, और यदि यहाँ पर आपने 2 लिखे तो आप कहेंगे सर ये तो डाइक्लोरोएरीन है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। ये लिखा तो आप कहेंगे सर ये तो ट्राई है, 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन है। तो कहने का मेरा अर्थ इतना ही है कि आपको क्वेश्चन पूछा मैंने हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन या हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, आपको उत्तर आना चाहिए, आ रहा है। ऐसे ही पढ़ना है अपने को, हाथों हाथ याद करना है। कहाँ सर मोनो डाई ट्राई पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, अब देखिए कार्बन परमाणु का प्रकार बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के लिए बोल रहे हैं। कार्बन परमाणु का प्रकार बस क्लियर है। क्वेश्चन को सुनो, आप क्वेश्चन सुनेंगे उसका उत्तर आना चाहिए, यही पढ़ने का मूल मकसद होता है। तो जो ही आपको बोलेंगे तो आपके इस तरह इसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक एल्केलाइड, द्वितीयक एल्केलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड या एरिलाइड भी हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था अभिलाक्षणिक समूह है, प्राथमिक का ये होता है, द्वितीय का ये है और तृतीय का ये। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय का अभिलाक्षणिक समूह है ये भी आपको आता है। क्वेश्चन का उत्तर देखिए कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, तो आपकी तुरंत रिएक्शन आएगी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुष्कोण बोले। निकले नहीं ना आपसे, क्यों नहीं निकला आवाज? आपको पता है कि चतुष का मतलब है कि कार्बन तो पहले से 4 से बंधित है। भाई हेलोजन कहाँ जुड़ेगा? हेलोजन आएगा ना जुड़ने के लिए चतुष के, तो चारों कार्बन घुरेंगे उसको। अरे भाई, ओ भाई हेलोजन, ओहो यहाँ नहीं है तो दिख नहीं रहा है भाई, 4 कार्बन पहले जुड़े हुए हैं। भाई जैसे मान लीजिए ये नियोपेंटेन है, अब आप वो कोई आए हेलोजन कि मैं तो चतुष कार्बन से जुड़ना चाहता हूं, ये कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे पास एक ही संभावना है, तू यहाँ जुड़ ले, चाहे यहाँ जुड़ ले, चाहे यहाँ जुड़ ले, चाहे यहाँ जुड़ ले, लेकिन तेरा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो हम जुड़े हुए हैं, डॉन। यहाँ कौन है डॉन? कार्बन। तो 4 जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 ही हुए ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। संकरण के आधार पर तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि 2 प्रकार की बात हुई थी कि कार्बन या तो sp3 संकरित अवस्था में हो या कार्बन sp2, और ये मैंने आपको बताया था कि sp3 को ऐसे कभी मत लिखिएगा, ये संख्या है बस, इसको 1s 3p परिभाषा यही है। आपको पूछ ले कि sp3 संकरित कक्षक किसे कहते हैं, सीधा है 1s और 3p कक्षक परस्पर विलीन होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 समान ऊर्जा स्तर के कक्षों का निर्माण करना sp3 संकरण कहलाता है। अब sp2 क्या होता है? 1s और 2p कक्षक परस्पर विलीन होकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा स्तर के 3 कक्षों का निर्माण करना sp2 संकरण है। अरे भाई sp संकरण क्या है? 1s और 1p कक्षक परस्पर विलीन होकर के 2 समान ऊर्जा से कक्षक बना दे, वो sp संकरण। और क्या इसमें है? तो sp3 के आधार पर जब बात करेंगे तो मैंने 3 बताए थे। sp3 में कौन कौन से बताओ? sp3 में मैंने बताया था नंबर 1 एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्यों बताया? आप सब जानते हैं कि एल्किल हैलाइड का मतलब RX है, R
X, ये तो हमेशा कार्बन कौन संकरित अवस्था में आएगा, sp3, चाहे वो क्लोरोमेथेन है, क्लोरोएथेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, सारों में ऐसा ही होना है। दूसरा बताया था आपको बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि ये जो संरचना है, ये बेंजील संरचना, इस बेंजील संरचना में ये कार्बन बेंजीलिक कार्बन है, ये तो बेंजीलिक कार्बन कहलाएगा। इस बेंजीलिक कार्बन से एक X जुड़ गया, मोनो हो जाएगा, 2 जुड़ गए डाई हो जाएगा, 3 जुड़ जाए ट्राई हो जाएगा। आप लोगों को तो मैंने इससे पहले भी बता दिया था कि ये बेंजील है, बेंजील। देखो 2-3 नाम बताए थे, फिर रिपीट कर लेना। कोई चीज को आप दोहराने में संकोच नहीं करें, ये विशेष ध्यान दें, और एक चीज को बार बार पढ़े। ये होता है बेंजल और ये होता है बेंजो। देखो यहां एक जुड़ेगा, या कितने जुड़ सकते हैं, 2 जुड़ सकते हैं, ये CH करना पड़ेगा, 2 जुड़ सकते हैं, और यहां 3 जुड़ सकते हैं। ये प्राथमिक कार्बन जो है ये द्वितीयक और ये तृतीयक। और ये मैंने बताया भी था कि प्राथमिक का अभिलाक्षणिक समूह है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, CH2X। द्वितीयक का ऐसे जोड़ दूं, चलो आपको ज़्यादा सरल रहेगी, ये लो CHX। और तृतीय का, अब इसको देख लो आप, CH2 यहाँ X आ सकता है तो प्राथमिक, CH है 2 आ सकते हैं द्वितीयक, और ये तृतीयक। अब देखिए तीसरा हो रहेगा इसमें, एलिलिक। और एलिलिक हैलाइड के लिए मैंने आपको बताया था, प्रचलित उदाहरण तो इसका वाइनिल है ही, एलिल क्लोराइड वाला। लेकिन ये बताया था द्विबंध युक्त कार्बन के पास वाला, ये द्विबंध युक्त कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन, इसको याद कर लो आप, द्विबंध युक्त कार्बन के पास वाला कार्बन जो कि sp3 संकरित अवस्था में होता है, एलिल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एलिल। और sp2 में 2 हो गए, कौन कौन से? एरिल हैलाइड, और दूसरा हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। अब ये वर्गीकरण है हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का। और नाम लिखने में आपको पता है सबसे आसान है ये, क्योंकि हेलो के लिए हमेशा क्या लगेगा? पूर्व लगन ही लगेगा। ये एक बड़ा आनंद का विषय है, आप लोगों के लिए सरल काम हो जाता है। पूर्व लगन लगना है, अनुलग्न की बात ही नहीं है। कभी भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देना पड़े तो दे सकते हैं। जैसे कईयों के साधारण नाम हैं मान लो ये लिख दिया, तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्रोमोमेथेन, क्योंकि आईयूपीएसी इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अभी मैं मोनो प्रतिस्थापियों के नाम ही लिख रहा हूं, डाई के नहीं लिख रहा हूं। एथिल ब्रोमाइड, Br का क्या लगेगा? पूर्व लगन लगेगा, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन 3 लिखा, मान ली Cl लगा दिया। अब देखो 3 कहते ही फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, 3 कार्बन का एल्किल समूह है। जो ही दिमाग में आएगा प्रोपिल, उसकी 2 संरचनाएं दिमाग में आपके आनी चाहिए, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। ये कौन सी है? ऐसा की तरह एन प्रोपिल, एन प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड।
और अब देखिए नॉर्मल प्रोपिल आ गया, तो आपको यहां अंकन करना ही है। ये ध्यान देना, अंकन कितना हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब नॉर्मल प्रोपिल आते ही आइसोप्रोपिल एकदम नाराज हो जाते, फट, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, तू भी आ भाई, तेरा कौन मना कर रहा है, ये ले, तू क्यों रूठ रहा है, ये देखो पीछे पीछे आ रहा है। नॉर्मल प्रोपिल आया, पीछे पीछे आइसोप्रोपिल, आइसो संरचना आई है CH3 CH CH3, और उसका क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। अब चूंकि ये क्रियात्मक समूह नहीं, अंक तो देना पड़ेगा ना, कार्बन थोड़ी है ये, कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखिए ये 2 यौगिक जो आपने लिखे हैं, साथ में समझ लो आप, इन दोनों में जनक श्रृंखला तो वही है, श्रृंखला समावी नहीं है, ये श्रृंखला तो सेम ही है। यहाँ भी गिनती की 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो कैसे समावी ये है, ये है स्थिति समावी। स्थिति समावी का मतलब होता है जनक श्रृंखला में उतने ही कार्बन होते हैं, लेकिन बहुबंध की स्थिति बदल जाए, चाहे प्रतिस्थापी की स्थिति बदल जाए, चाहे क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाए, यहाँ स्थिति किसने बदली, Cl ने बदल ली। पहले यहाँ बैठा था, यहाँ आ गया, पहले 1 पे था 2 पे आ गया, स्थिति बदल ली। 3 तो कार्बन 3 वाली है, इसलिए कैसे समावी होंगे ये होंगे स्थिति समावी। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, साथ साथ क्वेश्चन को भी टेक करते रहे आप। यहाँ क्वेश्चन क्या बना, C3H7X के समावयवी बनाइए, ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो इसका उत्तर ये है, देखो साथ में उत्तर देख लो, C3H7X के है ये, प्रोपिल हैलाइड हो गए, ये 2 हो गए नॉर्मल और आइसो। तो ये आ गए 3 कार्बन तक की बात। 4 बोलते ही आपको पता है, 4 में 4 नाम आ गए, एकदम हुडा हुड है। तो नॉर्मल ब्यूटिल आएगा तो बताओ पीछे पीछे कौन आएगा, द्वितीय ब्यूटिल, तू चला तो मैं चला आया, आइसोप्रोपिल के मेरे को क्यों बहलाया, तृतीय ब्यूटिल का भाया मैं भी आ गया भाया, चारों आ गए, 4 आएंगे भी, आना ही है, स्वागत करो। अरे अपने तो 4 नंबर है ये ब्यूटिल, 4 नंबर के 4 बनते हैं, 3 नंबर के 2 बनते हैं, मेथिल का 1 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के बनाएंगे तो 1 2, इनका थोड़ा अभ्यास कर लेना आप। अब कोई कहते गुरुजी Br, अब BrClIF कुछ भी लिख दो। अब होता क्या है कि फ्लोरीन को तो मैं कभी पसंद भी नहीं करता, सरदार सर वालों के वैसे भी गोडों में दर्द का मुख्य कारण फ्लोराइड है, दांतों के खराब होने का मुख्य कारण है फ्लोराइड है। फ्लोराइड शैतान तत्व भी कहलाता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है ये, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो इतने माथा पची मत करो यार, फ्लोरीन को कम ही लिखा करो। और आयोडीन क्या है, मैं थोड़ा वैसे रह गया, मुझे शैतान भी पसंद नहीं है तो मुझे स्लो भी पसंद नहीं है। आयोडीन क्या होता है, थोड़ा धीमा है, क्रियाशील कम है। आपको पता है क्रियाशीलता क्रम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये बदमाश बट ये धीमा छोट, तो अपन ज़्यादा अपने प्रिय क्या आ जाते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसलिए बार बार लिख रहे हैं। बाकी आई आए तो आने दो, आप बोल दो आयोडो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, आयोडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन, कोई दिक्कत नहीं। आयोडो फ्लोरो पूर्व लगन लगना उनका कम आते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, अंकन करो, देखो अंकन किधर से करेंगे, जहां प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ है ना, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन।
अब इसको देख के देखो, वही कार्बन परमाणु के प्रकार वाली बात आ गई। ये कौन सा कार्बन आ गया? ये द्वितीय कार्बन आ गया। द्वितीय कार्बन आ गया तो उसका क्या नाम हो जाएगा? द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी भी लिख देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अंकन इधर से करेंगे, इधर से, जिधर से प्रतिस्थापी कम अंक मिले, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 होते हैं इसके। अब ये कौन सी संरचना आ गई? आइसो आ गई। तो क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अंकन करेंगे, देखो इधर से तो ये मेथिल आ रहा है 2 पे, लेकिन इधर से ब्रोमो कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। 1 2 3, 1 ब्रोमो, अंग्रेजी से लिख रहे हैं 2 मेथिल, कुल जनक में कितने कार्बन? 3 प्रोपेन, और चौथा आ जाता है इसमें तृतीयक ब्यूटिल ट्रसरी। अब इसका अंकन करेंगे 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए यहां फिर एक क्वेश्चन बनता है, साथ में अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन क्या बना? C4H9Br के समावयवी बनाइए। इस क्वेश्चन का उत्तर है ये, C4H9Br के 4 समावयवी हैं। जैसे C3H7Br के 2 थे, वैसे C4H9Br के कुल कितने समावयवी हो जाएंगे? कुल समावयवी हो जाएंगे 4। कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। आगे ब्रोमाइड तो लगना ही है। और इसमें ये दोनों कैसे समावयवी हैं? 1 और 2, ये स्थिति है। लेकिन यदि आप पहले की और इसकी बात करेंगे तो आप देखिए इसमें जनक श्रृंखला में 4 थे और यहाँ कितने हो गए? 3। तो ये है श्रृंखला। वैसे एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से श्रृंखला और स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। श्रृंखला और स्थिति, ऐसा नहीं क्रियात्मक समावयवता नहीं प्रदर्शित करते। और इसमें ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें असममित कार्बन होगा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे भी, वो प्रकाशीय समावयवता भी प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जिनमें असममित कार्बन हो उनकी ये बात होगी। 5 के लिए आपको पता है एमिल शब्द का प्रयोग भी आता है, पेंटिल भी आता है। और आप लोगों को मैंने बताया था ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी करेंगे और बनाएंगे इनके अभ्यास। C5H11Br के समावयवी। देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसके 8 बनेंगे। कैसे बनते हैं ये मैं एक बार फिर समझाता हूँ। वैसे पहले मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरी ये रुचि रहती है कि मैं किसी चीज़ को दोबारा से क्लियर करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कि जैसे पेंटेन है, इस पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आप बनाए, अगली क्लास में अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 3 संभावना है, 1 2 3, तीनों अलग अलग कार्बन है। देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, तो इससे बनेंगे 3 समावयवी बनेंगे। मैं एक बार आपको हिंट्स दे रहा हूँ, बना के देखना आप। इससे बनेंगे 4 समावयवी,
और इससे बनेगा एक समावयवी और कुल बन जाएंगे 8 समावयवी बनेंगे। यानी ये यदि दिमाग में क्वेश्चन आता है C5H11Br के, तो आपको कुल मिला के 8 समावयवी बनाने हैं। किसे? 3, 4 और 1। यहां से बनेगा 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 तो ये बन जाएंगे। यहां से बनेगा, यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं। दूसरा, यहां से H हटाकर Br के द्वारा हटाना है। तीसरा, और ये दोनों सिमेट्री है, इनमें से एक बराबर स्थिति होती है, तो यहां से बारी बारी से हटा लेना आप। 1, 2, 3 और इसमें 1, 2, 3 और यहां से 4। ये चूंकि इसमें तो सिर्फ एक ही प्रकार का कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है चारों ही, और चारों सिमेट्री बोलते हैं, इसको सममितता बोलते हैं, तो इसमें आप कहीं से भी हटा लें, एक ही समावयव बनेगा और उसका नाम होगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। इससे एक ही बनता है। क्या नाम होगा इसका? नियोपेंटिल ब्रोमाइड। इसको आप देखें। और चूंकि अब ये आपका सीनियर का पाठ्यक्रम आज विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है, तो आप लोग अब बुक्स देख करके उसको अच्छे से इस पाठ को खोल लें। नोट्स आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। कहीं भी आपको नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि उसका रिप्लाई मिले। अब अपन फाइनली तैयारी शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। अगले लेसन में इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।